हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले साइंस। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज लेक्चर 1 स्टार्ट हो गया है हमारा। किसका? कैपेसिटर का। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बहुत सारी चीजों की बात करी एंड हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स की बात करी। ठीक है, सारी चीजें वो क्लियर होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, फोर्स क्या होती है, डाइपोल क्या होता है, सारी चीजें हमने बात करी। आज हम एक नया चैप्टर की तरीके से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है, कैपेसिटर। तो भाई कैपेसिटर की बात करूं और उसका मैं डायग्राम ना लेके आऊं तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, ये होता है एक टाइप का कैपेसिटर। ये क्या चीज है, क्या बला है, सारी बातें आगे करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बच्चों, मेरा नाम है अभिनव मौर्य एंड मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। थोड़ी खांसी हो रही है बट हम लोग चिल करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो। तो कैपेसिटर की बात की है तो सबसे पहले तो हमको समझना ही है कि कैपेसिटर होता क्या है। और कैपेसिटर होता क्या है, वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी 2 सेकंड या 2 मिनट की स्टोरी सुनना, जिससे आपको फील हो जाएगा कि कैपेसिटर होता क्या है एंड हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी रियल लाइफ में। ठीक है ना, चलो। मैं क्या बोलता हूं बच्चों, मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर मेरे पास एक कीचड़ डली हुई है। कीचड़ मतलब समझते हो, मिट्टी मान लो। ठीक है, मेरे पास ये मिट्टी है बेटा, मिट्टी। कैसे मानोगे मिट्टी? कुछ इस टाइप से मान लो। ठीक है, ये जो हिस्सा है मेरा, इस हिस्से पे मेरी मिट्टी फैली हुई है। राइट, मिट्टी फैली हुई है। कैसे? ऐसे मान लो, कुछ भी, ये मिट्टी डली हुई है। ठीक है, मान लो छत पे, रोड पे, कहीं ना कहीं मिट्टी डली हुई है। ठीक है, एंड अब आप क्या कर रहे हो, ये मिट्टी डली हुई है और फ्लैट है सरफेस पर। आपने क्या किया बच्चों, आपने यहां पर एक नल लगा हुआ था, है ना। अपना क्या होता है, टेप होता है, टेप ही बोलते हैं। आजकल के बच्चे टेप बोलेंगे उसको, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, हिंदी तो भूल ही गए हैं, है ना। तो मान लो ये टेप है, आपका नल लगा हुआ है एंड यहां नल से क्या हो रहा है बेटा, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है और पानी कैसे आ रहा है, कुछ इस टाइप से फ्लो होता हुआ पानी आ रहा है एंड वो पानी बेटा यहां भी सरफेस पे फैल जा रहा है पूरा। कैसे? मान लो ये पानी जो भी आ रहा है मेरा, ऐसे आ रहा होगा पानी एंड वो पूरा का पूरा पानी इनके सरफेस पे आसपास भी आ चुका है। मतलब पूरा का पूरा पानी इसको कवर कर रहा है, कीचड़ को। राइट, पूरा का पूरा पानी ऐसे हर जगह जा रहा होगा। मान लो यहां भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पूरा का पूरा कीचड़ पे जा रहा है। समझ में आया? लेकिन हुआ क्या, ये कीचड़ हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कीचड़ हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप समझ सकते हो, जमीन पर कीचड़ फैला हुआ है और एक नल चल रहा है और नल से वो पूरा पानी कीचड़ के चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन वो कीचड़ अपनी जगह से हट नहीं रहा है। मेन बात है, मिट्टी अपनी जगह से नहीं हट रही है। चलो कीचड़ छोड़ देते हैं, मिट्टी से बात करते हैं, जिससे आपको फील अच्छा आएगा, है ना। खुशबू अच्छी आएगी, मिट्टी की खुशबू किसको अच्छी नहीं लगती। बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात को, यहां पर आपने किसकी बात करी, मिट्टी की बात करी, तो वो हट नहीं रहा था। तो आपको भी पता है, ये नल चल रहा होगा तो अपनी किसी स्पीड से चल रहा होगा, है ना कुछ पानी निकल रहा होगा, हर सेकंड में कुछ ना कुछ पानी निकल रहा है, लेकिन वो मिट्टी हिल ही नहीं रही है। तो आप क्या करोगे, आप दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे कि एक काम करते हैं सर, हम ना इधर बाल्टी लगा देते हैं। अपन एक बाल्टी लेते हैं सर और उस बाल्टी में पानी भर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है बेटा, करके देख लेते हैं। तो आपने बोला सर एक बाल्टी लो। मैंने कहा ठीक है, ले ली मैंने बाल्टी। चलो यहां बनाते हैं बाल्टी को। बाल्टी ली मैंने और बाल्टी मींस बकेट, जो भी यहां पे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, बकेट ली मैंने एंड उस बकेट में पूरा नल से पानी भर लिया, है ना। नल से मैंने इसके अंदर पानी भर लिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर? सर अब एक काम करो, इसको पूरा बाल्टी को पानी से भर लो। ठीक है, भर लिया। अब मैं क्या करूं, इस पानी को उठा के, इस बाल्टी को उठा के मैं इस कीचड़ के ऊपर मारूं तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों बताओ? हाँ सही बोल रहे हो आप लोग, सर अब कीचड़ हट जाएगी। एंड सुनो तो मेरी बात, कीचड़ जैसी हटेगी इसके ऊपर से तो क्या होगा, कीचड़ हट जाएगी और फिर क्या होगा, वो मूव करने लग जाएगी। अरे कीचड़ बह जाएगी कि नहीं? जैसे ही मैं इस पर झटके से पानी मारूंगा तो कीचड़ बहने लगेगी, और जैसे कीचड़ बहने लगेगी तो फिर इतने से नॉर्मल पानी की मदद से भी कीचड़ बहने लग जाएगी। कुल मिला के बात इतना है कि ये जो कीचड़ था, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको उसको हटाने के लिए, उस फ्रिक्शन फोर्स को हटाने के लिए, ये जो नल से जो पानी निकल रहा था वो इतना सफिशिएंट नहीं था जितनी भी स्पीड से निकल रहा था। देन व्हाट वी हैड डिड इज कि बच्चों यहां से बाल्टी भर के पानी मैंने इस पर झटके से मारा। अब ये क्या हुआ, उसका फ्रिक्शन फोर्स टूट गया एंड ये चलने लग गया। जैसे ये मिट्टी चलने लग गई, अब इस मिट्टी को चलाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना मैं इसको नल से पानी दे रहा हूं उतना पे ही ये बहती हुई चली जाएगी। ये बात सबको पता है? बिल्कुल पता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेटा हम आते हैं कैपेसिटर को लेके। किसको लेके आते हैं? कैपेसिटर को लेके आते हैं। अब ये मैं पानी वानी सब मिटा दूंगा, ठीक है।
लो भाई मिटा दिया। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों कैपेसिटर की बात आती है। अब आप बोलोगे सर कैपेसिटर क्या है, तो वो मैं अभी भी नहीं बताऊंगा आपको। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, कि हमारे पास कुछ टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जैसे फैन हुआ, कूलर हुआ, एसी मान लो, और भी चीजें मान लो, काफी चीजें होती है, कैमरे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना बच्चों, एकदम नहीं चलती हैं, एकदम नहीं चलती। इनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, ज्यादा करंट लगता है। यहां पर मैं लिखूंगा सम डिवाइसेस, ध्यान से देखना बेटा, some devices required high current कितना मान लो, चलो मान लो बताते हैं, हाई करंट टू स्टार्ट, राइट, हाई करंट टू स्टार्ट, राइट। अब वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती है, चलो फॉर एन एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे अगर, तो मैं फैन मान लेता हूं चलो, या कूलर मान लो, राइट। कूलर हम बोल सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल घरों में कूलर होता है बेटा, बिल्कुल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या मान रहा हूं, कूलर मान लो बेटा, कूलर हो गया या फैन हो गया। तो एक्चुअली में होता क्या है ना बेटा, कम से कम फैन को चलाने के लिए हमको जैसे ज्यादा से ज्यादा कितनी लगती होगी, मान लो 50 to 60 एम्पियर करंट मांगता है हमारा फैन या कूलर मान लो, चलो कूलर मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मान लो इतना एम्पियर करंट हमारा कूलर मांगता है, कि इतना करंट जब आप मेरे को दोगे तभी मैं चलूंगा, समझ में आया, तभी मैं चलूंगा। लेकिन हमारे जो घरों में सप्लाईज होती है ना बेटा, वो कितने की होती है, कम से कम 25 से 30 के बीच में होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, है ना, है ना। सप्लाई ऑफ करंट, बट सप्लाई ऑफ करंट in our home is 25 to 30 एम्पियर, इस हिसाब से वहां पर हमारी सप्लाई होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कूलर तो कभी चल ही नहीं पाएगा, क्यों भाई, इसको 50 से 60 एम्पियर का करंट चाहिए चलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, क्यों, इसका भी कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल लो, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल लो, ये रुका रहेगा। अगर इतना करंट इसको सबसे पहले नहीं मिला तो ये नहीं चलेगा, है ना। और अब आपको पता है 25 से 30 एम्पियर के आसपास हमारे पास करंट आता है, तो क्या ये चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी वजह से हमको एक डिवाइस बनाना पड़ा, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखे। उससे क्या फायदा होगा, जैसे आपने बाल्टी भरी, बाल्टी करके आपने क्या किया, एक एनर्जी को स्टोर कर लिया वाटर के फॉर्म में, और उसको झटके से दे मारा, राइट। तो यहां भी हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर ले। फिर क्या होगा, जैसे इसको चलाना होगा तो झटके से उसको एनर्जी को इसको दे दूंगा मैं, तो क्या होगा, तुरंत इसको करंट इतना मिल जाएगा 50, 60 या 70 के आसपास, और ये चलने लग जाएगा। जैसे ही ये स्टार्ट हो गया, हमारा एम क्या, स्टार्ट करना ना, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा बेटा, वैसे ही क्या होगा, नॉर्मल करंट पे ये भागने लग जाएगा, राइट। तो इसी वजह से हमें जो डिवाइस बनाना पड़ा वो होता है कैपेसिटर। क्या आप समझ आ गया कैपेसिटर क्या होगा, क्या आप समझ आया, बिल्कुल। तो अब कैपेसिटर इसको बोलो, चलो इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। क्या आपने देखा है कभी, कूलर खोल के देखा है अपने घरों में, कूलर में जैसे, अरे गर्मियों के टाइम में सबने देखा होगा भाई, सबको साफ सफाई करनी पड़ती है, मेरे को भी करनी पड़ती थी, समझ में आया। सो रहा होता हूँ, पापा बोलते थे जल्दी उठो कूलर साफ करो, गर्मी आ गई है ना, गर्मी आ गई है। तो इस चक्कर में वहां पर जब कूलर साफ करते थे तो साइड में एक ऐसा कुछ लगा रहता था, मैंने देख रखा है यार, रेड कलर के टेप से चिपका रहता था, है ना। तो ये क्या बला है, ये क्या चीज है बच्चों, एक डिवाइस है ये कैपेसिटर, जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इसी की मदद से कूलर चल पाता है। तो अगर मैं कैपेसिटर को बोलूं क्या होता है, अगर मैं अब बताऊं कैपेसिटर क्या होता है, तो आप अब अच्छे से डेफिनेशन दे सकते हो, देखो फील ले लो, क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट करा ही देंगे, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस बता दूंगा, एनर्जी स्टोर बता दूंगा, सब बता दूंगा, पैरेलल प्लेट सब बता दूंगा, लेकिन आपको फील होना चाहिए। तो क्या बोलूंगा इसके लिए, कैपेसिटर क्या है, अ डिवाइस which stores इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सुनना एक चीज और, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या भला हुआ, अरे एक डिवाइस मान लो, या एक डिवाइस को हम कंडक्टर भी बोलते हैं बेटा, एक्चुअली में कैपेसिटर क्या होता है, कंडक्टर। तो इसकी एक डेफिनेशन और लिखता हूं,
कंडक्टर which stores इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और क्या लिखूंगा, और इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब मेरी बात सुनना बच्चों, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, सर चार्ज कहां से आ गया और एनर्जी कैसे बराबर हो गई। अरे मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, चार्ज, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, चार्ज की वजह से एनर्जी, वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और वो आपने क्या देखा था, K Q1 Q2 अपॉन R। तो कहीं ना कहीं वो चार्ज पे तो डिपेंड कर ही रही है। इसीलिए किसी भी कैपेसिटर को अगर मैं बोलूंगा तो एक ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती है या चार्ज को स्टोर करके रखे, उसको मैं बोलूंगा कैपेसिटर। राइट, समझ आया। तो ये डेफिनेशन समझ आ गई सबको, बहुत बढ़िया। अब ये क्या होता है, ये वही कैपेसिटर होता है बेटा, यही होता है वो कंडक्टर जिसके पास एनर्जी स्टोर होती है, और ये हम कूलरों में पंखों में लगा रहता है, इसका नाम होता है कंडेंसर। इसको कंडेंसर के नाम से देखा जाता है। यहाँ मार्केट में जाएंगे या पापा वगैरह बात करेंगे, है ना, क्या कहीं कंडेंसर खराब हो गया है, जाके बदल देते, सही हो जाएगा, कूलर चल जाएगा, अपना काम बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसी से आपका एसी लाने का इरादा कैंसिल हो जाता है, फिर आप लोग रोते हो, फिर उसी एसी में फिर उसी कूलर में सोते हो। ठीक है भाई, तो ये होता था कंडेंसर। ठीक है, चलो अब ये तो पता लग गया कि कैपेसिटर क्या होता है। बिल्कुल सर, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखे। बहुत सही है। या सर बहुत सारा चार्ज को स्टोर करके रखे, जिससे हमें कभी जरूरत पड़ेगी किसी चीज को चलाने में तो इसको लगा देंगे, तुरंत चल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये तो पता लगा कि कैपेसिटर क्या होता है। अब मैं बात करूंगा कैपेसिटेंस की। किसकी बेटा, कैपेसिटेंस। अब आप बोलोगे सर कैपेसिटेंस क्या होता है। बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है ना, कैपेसिटर कितने भी टाइप का हो सकता है। चलो एक चीज और देखो, कैपेसिटर क्या कुछ भी टाइप का हो सकता है, कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो कंडक्टर तो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाएगा, राइट, कैसी भी शेप का हो सकता है कंडक्टर। तो ये कंडक्टर एक्चुअली में करेगा क्या, ये कंडक्टर कुछ नहीं करेगा, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखेगा, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखेगा। ये चीज समझ आई, बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटेंस क्या है बेटा, कैपेसिटेंस है कि वो कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है ना। मान लो ये 2-3 मैंने कंडक्टर बनाए हैं, मान लो एक ए, एक बी और एक सी, मैंने कंडक्टर बनाया, तो है तो कहने को तीनों ही कैपेसिटर, तीनों के तीनों कैपेसिटर है क्योंकि कंडक्टर्स हैं, राइट। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका मैं अगर पूछूं कि इसका कैपेसिटेंस किसका है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी बोल दो, समझ में आया। और इसका कैपेसिटेंस क्या है ना। मान लो इंसान तो सभी हैं, लेकिन कौन सा इंसान किस टाइप का है ना, उसके अंदर कितनी ताकत है, ये बात को हमको बात जाननी है। तो कैपेसिटर तो पता लग गया क्या होता है, तीनों ही कंडक्टर है, तीनों ही कैपेसिटर बन सकते हैं, लेकिन किसकी ताकत कितनी है, किसमें कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की। अब समझ आया, इसमें कितनी चार्ज को करने की स्टोर है, उसको हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस से। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख दूं बच्चों, सर इसकी डेफिनेशन आप लिख दीजिए, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर, बात तो एक ही है, और कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और क्या बोल सकता हूं बेटा, और इलेक्ट्रिकल चार्ज। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिकल चार्ज, समझ में आया। अब ये कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, पहली बात तो कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं, ये बात सब याद रखेंगे। ठीक है, डिनोट हम सी से करते हैं, करेक्ट। अब ये सी होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती है ना, क्या वैल्यू होती है, बदलती है कि नहीं बदलती, सारी बातें अब करने वाले। चलो उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, मतलब कैपेसिटी कंडक्टर की होगी, ठीक है, चलो इस चीज को डिफाइन करते हैं। मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, मान लो स्क्वायर पीस का मैंने कंडक्टर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, कैसा ही बना लो, अरे ट्राइंगल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, सर्कुलर बना लो, मोजे के जैसा बना लो, पेन के जैसा बना लो, कंडक्टर कंडक्टर होता है। अगर ये पेन भी मेरा मेटल का बनाओ
तो कंडक्टर होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये कैपेसिटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, चार्ज तो स्टोर कर लेगा ना। ऐसे ही मैंने एक स्क्वायर टाइप का कंडक्टर मान लिया। ये क्या माना मैंने? कंडक्टर है बेटा, ये है मेरा कंडक्टर। बहुत बढ़िया। अब इस कंडक्टर के ऊपर बेटा मैंने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। मान लो इस कंडक्टर के ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो पूरे सरफेस पे चार्ज फैल जाएगा। अरे कंडक्टर की तो ये प्रॉपर्टी ही होती है ना। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? पूरे सरफेस पे चार्ज आ जाता है, राइट। तो मान लो इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज तो पूरी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ रखी है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन बेसिक से पूरा पढ़ रखा है। कितना चार्ज आ गया? सर क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना बेटा, अगर इस पे पूरा प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या इसका खुद का कुछ पोटेंशियल होगा? ताकत। अरे भूल गए क्या? भूल गए, अगर कोई स्फीयर होता था, उस पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज फैला के रख देता था, तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या आता था? उसकी सरफेस पे पोटेंशियल मतलब इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता था अगर इसका रेडियस आर है तो? हाँ सर, क्या होता था? के क्यू अपॉन आर। बोलो सबको पता है? बिल्कुल पता है। अब मुझे नहीं पता इसका पोटेंशियल क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा। किसका? स्क्वायर का। हाँ, तो मान लेते हैं उसका पोटेंशियल इस टाइम पर कुछ v है। क्या है? v है, मान लो। कोई दिक्कत है? नहीं बोल सकते। तो हमारा जो कैपेसिटेंस C आता है ना, दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q अपॉन V, ऐसे हमारा कैपेसिटेंस डिफाइंड है। ये क्या है? मेरा कैपेसिटेंस डिफाइंड है। कैसे आया इसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज, ठीक है। और ये क्या हो गया? वोल्ट, या मतलब वोल्टेज बोल लो या पोटेंशियल बोल लो, बात तो एक ही है, ठीक है सर। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, एक कंफ्यूजन मेरे दिमाग में रह गई कि सर आपने बोला कैपेसिटेंस तो ये हो जाएगा कैपेसिटी कंडक्टर की कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है या चार्ज स्टोर कर सकता है। तो यहां पर सर कैपेसिटी किसी कैपेसिटर की तो चार्ज पे डिपेंड करनी चाहिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। तो आपने यहाँ पे वोल्टेज से डिवाइड क्यों किया? वोल्टेज क्यों आया? बस मुझे इतना बता दो, ठीक है। उस चीज को ही बता देना वोल्टेज कैसे आया। लेकिन वोल्टेज के साथ साथ इसकी एक चीज और देख लो, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। फिर हम भूल जाएंगे तो आप बोलोगे सर बताया नहीं। एसआई यूनिट इसकी होती है बच्चों फैराड, ठीक है। और इसको लिखते कैसे? एफ, सिंपल। बोलो ये चीज समझ आई? फैराड होती है। बहुत बढ़िया। याद कैसे करोगे? फैराडे तो सबको याद रहता है, फैराडे है ना, डी का डी काट दो, फैराड, ठीक है। चलो भाई अब सुनना मेरी बात को, एक बात बताना, ये पोटेंशियल की मदद से अगर हम देखा जाए तो पोटेंशियल पे कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड कर रहा है उसको मैं अब आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना बेटा। मुझे एक चीज बताना बेटा, अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर बनाऊं जिसके ऊपर कुछ चार्ज है क्यू, एक कंडक्टर बनाओ जिसके ऊपर चार्ज है क्यू। चलो अपन यहां बनाते हैं, यहां एक कंडक्टर बनाऊं, मान लो स्फेरिकल बना दिया और इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्यू। ये है स्फेरिकल कंडक्टर और इसके ऊपर चार्ज है क्यू। कितना फैला है? प्लस क्यू। मान लो अगर मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूं भी तो भी सरफेस पे फैल जाएगा, इसी वजह से मैंने इसको ऑलरेडी सरफेस पे चार्ज दे रखा है, ठीक है। कंडक्टर है ये मेरा, बहुत बढ़िया। चार्ज कितना है इसके पास? सर क्यू चार्ज है इसके पास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा। चलो मान लेते हैं वी पोटेंशियल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर का तो मतलब यही हो गया जिससे ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। जो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा कंडक्टर, वो उतना ही अच्छा कैपेसिटर होगा। बोलो क्लियर कट है कि नहीं ये चीज? अरे भाई कंडक्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर ले, मतलब चार्ज स्टोर कर ले। तो जो कंडक्टर या जो कैपेसिटर सबसे ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, क्या उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अब मैं एक काम करता हूं बेटा, इस पे चार्ज क्यू तो फैला ही था और इसका पोटेंशियल वी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी भी हो गई होगी, बिल्कुल। अब एक बात बताना बेटा, अगर मैं इस पे कुछ और चार्ज भी लाके रख दूं तो क्या इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी, और चार्ज स्टोर कर सकता है। तो चलो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं एक छोटा सा चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज यहां से उठा के, कहां से? इन्फिनिटी से उठा के इधर लाना चाहता हूं, इस सरफेस, इस स्फीयर पे लाना चाहता हूं, ठीक है, रखना चाहता हूं इस पे। इनफाइनाइट से क्यों बोला? क्योंकि बच्चों हर काम अपन इनफाइनाइट से करते थे, तब हमारी चीज होगा, आंसर सही से आता था। चलो भाई मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ये चार्ज को यहां से इनफाइनाइट से यहां लाने में कुछ काम करना पड़ेगा?
करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सर इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और आप भी पॉजिटिव हो। लो भाई पॉजिटिव बना दो, नहीं तो अभी लोग लड़ जाएंगे मेरे से। पॉजिटिव चार्ज हो तो मतलब आपको कुछ ना कुछ तो काम करके लाना ही पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट। बोलो करके लाना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो क्या आपको यहाँ काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। चलो तो अपन देखते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा, कैसे निकालते थे सर? आपने बताया था पोटेंशियल, अगर मैं इस पॉइंट को बी मान लूँ, इस पॉइंट को क्या मान लूँ, चलो ए से मैं बी पॉइंट तक जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं? पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बी तक पहुँचा माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन उस चार्ज का डिवाइड। बोलो क्या यही रहता था वर्क डन? बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट पे वर्क डन मतलब पोटेंशियल जीरो, वी का पोटेंशियल हमें निकालना आता था, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? V, इसको V मान लेते हैं, अपॉन उसने काम कितना किया W अपॉन Q। तो टोटल काम उसने कितना किया बेटा? टोटल काम कितना किया? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। उसने टोटल काम कितना किया? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, मतलब W इज इक्वल्स टू V टाइम्स ऑफ Q। इतना काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जितना ज्यादा इस सरफेस पे चार्ज होगा क्या उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा? KQ/R। अरे इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R। तो जितना ज्यादा इस सरफेस पे चार्ज होगा या इस स्फीयर पे चार्ज होगा या इस कंडक्टर पे चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा। बहुत बढ़िया। अगर इसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है तो क्या आपको काम उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। पहली बात, अगर चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है, और चार्ज ज्यादा है तो उतना ही इसको फोर्स लगाना पड़ेगा आने के लिए। तो क्या आपको एक चीज पता लग रही है? जितना ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा आपको काम करके इसके ऊपर लाना पड़ेगा, और अगर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा तो आप ज्यादा चार्ज नहीं ला पाओगे ना। इसी वजह से जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उस कंडक्टर का, आपकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि आप ज्यादा चार्ज उस पर स्टोर कर नहीं सकते ना। अरे मुझे स्टोर तो है ऑलरेडी, अब इस चार्ज को यहां लाने में आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर इसका पोटेंशियल कम होता, V कम होता, तो आप आसानी से ला सकते थे, तो आप कैपेसिटी इसकी बढ़ा सकते थे और चार्ज दे देते इसको, राइट। बहुत बढ़िया। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल इसका ज्यादा है, ताकत इसकी ज्यादा है, तो मतलब आप ज्यादा चार्ज इस पे ला ही नहीं सकते। इसी वजह से पोटेंशियल का डिवाइड किया गया, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा किसी कंडक्टर का, आप उस पर उतना और ज्यादा चार्ज नहीं ला सकते। तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा अगर, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसलिए ये इनवर्सली होता है। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे, इसका मतलब सर ये दोनों, ये सी जो कैपेसिटेंस है इन दोनों पे डिपेंड करता होगा। बेटा नहीं करता। बेटा ये बात भी गांठ बांध लेना, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? यहां लिखूंगा ऐसे, ये सी डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द मीडियम। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अब ऐसा क्यों बोला? थोड़ा सा अपन क्लास 10th की तरफ चलते हैं बेटा, क्लास 10th की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने थोड़ा ये चीज पढ़ी है कि नहीं? मुझे एक चीज बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको पता है सर, रेजिस्टेंस ऐसा कुछ होता है एंड उसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऐसा, और ये वोल्टेज V की बैटरी लगती है। इसका अगर रेजिस्टेंस R होता है तो यहाँ से जो करंट फ्लो करता है I, तो यहाँ से हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है। तो I क्या होता है? सो R क्या होता है हमारा? V अपॉन I होता है हमारा R, मतलब R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता था? नहीं करता था। अरे रेजिस्टेंस होता था हमारा, अगर एक्चुअल में देखा जाए, रो L अपॉन A। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, किस मटेरियल से बना होगा वो रेजिस्टेंस, रो। एंड किससे डिपेंड कर रहा है? किसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है, मतलब शेप पे डिपेंड करता था। अरे रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रोकना। अब एक रेजिस्टेंस ज्यादा हो, एक रेजिस्टेंस कम हो, उसकी वैल्यू कितनी है वो क्या करेगा?
कितना ज्यादा उस करंट को रोक सकता है। क्या वो करंट पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही सेम ये कैपेसिटेंस का सीन होता है बेटा। कैपेसिटेंस हमारा क्या आया, C इक्वल्स टू Q अपॉन B। तो इसका मतलब ये नहीं है वो इस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये नहीं है वो इस पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, केवल और केवल डिपेंड करेगा शेप ऑफ द कंडक्टर और किस मीडियम में कंडक्टर। ठीक है, लेकिन सर हमें थोड़ी फील नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हो? चलो मैं बताता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अब मैं आपके लिए कंडक्टर स्फेरिकली बना लेता हूं, ठीक है? ये लो स्फेरिकल कंडक्टर, एंड अब थोड़ी सी फील लेना। दुनिया में हर कंडक्टर की वैल्यू फिक्स होती है, हर कंडक्टर की वैल्यू फिक्स गिवन होती है, उसको बना के दिया जाता है कि ये कंडक्टर या ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है 5 फेराड, 6 फेराड, 7F, 8F, कुछ ना कुछ दे देते हैं बना के, राइट? उसका मतलब क्या होता है समझो। इसकी यूनिट तो सबको पता है क्या होती है, F होती है ना, फेराड। चलो फेराड लिख देते हैं इस बार, या इसको क्या लिख देंगे, F भी लिख सकते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब सुनना, अगर आपको बोल दे किसी कैपेसिटर, या बोल दे अगर a capacitance having capacity of 5 फेराड, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी है 5 फेराड। अब सुनना, 5 फेराड इसकी कैपेसिटी, मान लो ये कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी 5 फेराड है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, मतलब जो कैपेसिटी सी दी है दैट इज 5, अगर मैं फेराड की जगह देखूं तो इसकी एक यूनिट और निकल के आती है बेटा। क्या निकल के आएगी? चार्ज की यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होगी? अरे चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। कूलम, अब ये सी कूलम वाला है, चार्ज की यूनिट कूलम, और नीचे वोल्ट। अरे चलो इस चीज को छोड़ो, नहीं तो अभी परेशान हो जाएंगे सारे बच्चे। सुनो, मतलब इसके ऊपर अगर मैं देखा जाए फेराड कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V भी तो होता है, मतलब इसके ऊपर क्या बोलूं, चार्ज C होल अपॉन वोल्टेज। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो मतलब इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर 5 फेराड कैपेसिटी है, मतलब इस कंडक्टर के ऊपर 5 कूलम चार्ज स्टोर हो सकता है। अगर इसके ऊपर आप 5 कूलम चार्ज रखते हो तो इसका वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। समझ में आया? 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। और ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, किसी भी क्वेश्चन के लिए फिक्स होती है। अगर एक बार दे दिया तो ये बदलेगी नहीं, फिक्स होती है ना? तो मान लो, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर इस पे मैंने 5 कूलम चार्ज दे दिया प्लस 5 कूलम, तो इसका जो वोल्टेज होगा 1 से बढ़ जाएगा, 1 वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब सुनना, इसका मतलब अगर मैं इस पे 5 कूलम चार्ज और दे दूं तो टोटल इस कंडक्टर पे चार्ज कितना हो जाएगा? अरे बताओ जरा जल्दी। अगर मैं इस पे मान लो टोटल 10 कूलम चार्ज दे दूं प्लस का इस स्फीयर पे, ठीक है, इस स्फीयर पे, लो भाई चार्ज बना देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना डीप में मजा आ जाता है पढ़ के कि बच्चे सोचते होंगे सर करा क्या रहे, है ना? मान लो अब मैं इसको 5 की जगह बोल दूं, मैं दे रहा हूं अलग से, मान लो इसके ऊपर मैं 10 कूलम चार्ज दे दूं बेटा, इसके ऊपर स्फीयर के ऊपर जो रेड रेड है 10 कूलम, तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होगा। वो पता है क्या होगा, आपने चार्ज डबल किया, यहां पर वोल्टेज भी दुगना हो जाएगा। इसके ऊपर अब वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट। अभी भी रेशो सेम है, देख लो, अब भी कैपेसिटेंस मतलब चार्ज कितना है 10 अपॉन वोल्टेज 2। क्या कैपेसिटी 5 फेराड आ रही है? बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। तो एक रेशो फिक्स होता है, एक रेशो फिक्स होता है। कोई कंडक्टर बोल देता है भाई देख मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 फेराड का हूं, मतलब मैं 10 कूलम चार्ज रख सकता हूं अपने कंडक्टर के ऊपर, अपनी जेब के ऊपर। अगर मेरे को तूने 10 चार्ज दिया तो मैं अपना 1 वोल्टेज बढ़ा दूंगा। और ये हर किसी की अलग अलग होती है। कोई क्या बोलेगा, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो मैं बोलता हूं उससे कि देख भाई मेरे को अगर तू 150 रुपए देगा तभी मैं क्या करूंगा, तेरे को एक टॉफी दूंगा, तेरे को मैं एक टॉफी दूंगा। दूसरा इंसान आया, वो क्या बोलता है, अगर तू मुझे 500 रुपए देगा तभी मैं तुझे टॉफी दूंगा, तभी मैं तुझे टॉफी दूंगा। तो क्या हर किसी की वैल्यूज, कैपेसिटी, उनके तरीके अलग हैं? बिल्कुल अलग है तो इंसान ही, लेकिन अलग अलग तरीके हैं, राइट? ऐसे ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि देख एक कुछ भी हो सकती है। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा देख भाई मेरी कैपेसिटी 5 फेराड है, मतलब
मैं केवल 5, अगर तूने मेरे को 5 कूलम चार्ज दे दिया ना तो मैं अपना वोल्टेज 1 बढ़ा दूंगा। समझ में आया? वो कह रहा चल ठीक है, मैं तेरे को 50 कूलम दे रहा है। कह रहा है ठीक है भाई, मैं 50 कूलम चार्ज रख लूंगा अपने ऊपर, लेकिन 50 की वजह से मेरे ऊपर वोल्टेज कितना बढ़ जाएगा? 10 वोल्ट, क्योंकि वो तो अपना रेट बढ़ाएगा भाई। मैं बोल रहा हूं, मैं 5 कूलम चार्ज रखने का प्राइस कितना ले रहा हूं? 1 वोल्ट। अब तू मेरे को दे रहा है 50 कूलम, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई मेरे को 10 वोल्ट बढ़ना पड़ेगा, सिंपल। ये होता है कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई। ये चीज समझ आई? बहुत बढ़िया। और इसकी यूनिट समझ आई? बहुत बढ़िया। ये डिपेंड कैसे कर रहा है, किस पे कर रहा है, ये भी समझ आया? बहुत बढ़िया। अब सुनना, इसी पे आते हैं अपन जल्दी के, ये डिपेंड इन पे कैसे कर रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है? अब सुनो, कैपेसिटर की इतनी बात हो गई तो आपको एक चीज तो पता है, इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, तभी आपका कॉम्बिनेशन आएगा कैपेसिटर्स का, राइट? तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर। आपके सिलेबस में नहीं है शायद, नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है हमको। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वहां से आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। क्यों? अगर स्फेरिकल से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे गए तो गए क्यों? क्योंकि हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर से काम नहीं बन रहा था। समझ में आया? मतलब कहीं ना कहीं तो स्फेरिकल कैपेसिटर में लोचा था, उसी लोचे को हमें समझना है बेटा, कि लोचा क्या था उसमें, जिसकी वजह से हमने उसको छोड़ा और पैरेलल प्लेट पे स्विच कर गए। पैरेलल प्लेट बाद में बताएंगे। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए कि स्फेरिकल का हमने यूज बंद क्यों किया। सिंपल सी बात, समझ आया? चलो स्फेरिकल कैपेसिटर पे आ जाते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करूंगा तो सिंपल है बॉस भाई, एक स्फेयर बनाऊंगा मैं, और कैपेसिटर मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर है तो इसके ऊपर अगर मैं चार्ज दे दूं, कितना? प्लस क्यू चार्ज दे दूं, प्लस क्यू चार्ज, तो पूरी सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। बोलो इतनी चीज अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है? कंडक्टर है तो सरफेस पे चार्ज फैलना ही है, ठीक है? तो मान लो इस स्फीयर पे मैंने चार्ज दे रखा है बेटा, कितना? ये लो ब्लू से लिख दिया, प्लस क्यू, ठीक है? प्लस क्यू चार्ज मैंने इसको दे रखा है। मान लो इसका रेडियस कितना है? सर इसका रेडियस है कैपिटल आर। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताना बच्चों, इस पर जो चार्ज है क्यू, इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, कोई बता सकता है? सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो? सर इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसका खुद का पोटेंशियल होगा कितना? सरफेस पे पूरा चार्ज है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना आता है सर? के, जितना चार्ज है क्यू अपॉन आर, जो भी आपका रेडियस है। बोलो कुछ गलत बोला? सही बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल बोला। अब डेफिनेशन, कैपेसिटेंस क्या होगा? देखना ध्यान से, कैपेसिटेंस क्या होगा? आप बोलोगे कैपेसिटेंस के लिए, सर कैपेसिटेंस आपने हमें बताया है दैट इज इक्वल्स टू, यहां लिखो नीचे, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। जो चार्ज है उसका डिवाइड मार दो वोल्टेज से या पोटेंशियल से। ठीक है सर, हम मार देते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं? C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। वी की वैल्यू बताओ क्या है? के क्यू अपॉन आर। बोलो सही है? चलो बढ़िया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या लिखूंगा सर? C इज इक्वल्स टू, एक क्यू से क्यू चला जाएगा, पहली बात तो देखो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर सबसे ऊपर आ जाएगा। आ गया? चलो ये वैल्यू आई मेरी आर अपॉन के। ठीक है, अब मुझे बताओ के क्या होता था? सर जो के होता था वो होता था 1/4 पाई ई नॉट। ई नॉट होता था, राइट। अच्छा मुझे बताओ ई नॉट होता था, ई नॉट क्यों लेते थे? क्योंकि हमारा मीडियम क्या होता था? एयर, स्पेस, या क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम। लेकिन अगर मीडियम कुछ और होता था तो ई नॉट क्या लेंगे हम लोग? ई नॉट की जगह एप्सिलॉन लेंगे, डायरेक्ट एप्सिलॉन। वहां पर फिर अगर कोई मीडियम है तो ई नॉट इंटू ई आर कर देंगे, अपनी वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं के की वैल्यू अभी डायरेक्ट ऐसी रख देता हूं। तो यहां पर क्या लिखा? वेयर के इज इक्वल्स टू, आपको पता चल गया क्या होता है। बहुत बढ़िया। इसमें पटको इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? सर के की जगह जैसी मैंने रखा आर अपॉन के की वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट, तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आई? सी इज इक्वल्स टू 4 पाई ई नॉट आर। C is equals to 4 पाई, क्या लिखूंगा? C इक्वल्स टू 4 पाई ई नॉट इंटू आर। ये होती है मेरी कैपेसिटी, किसकी? स्फेरिकल कैपेसिटर की।
क्या लिखूंगा यहां पर, क्या लिखूंगा बताओ, लिखता हूं चलो। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा एक चीज देखोगे यहां पर, जो मैंने 2 लाइनें लिखी थी वो यहां पर ट्रू हो जाएंगी। कौन सी 2 लाइनें? ये शेप पे डिपेंड करता है और मीडियम पे। अच्छा ये शेप पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल। कैसे सर? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इसका जो कैपेसिटेंस है बच्चों, किस पे डिपेंड कर रहा है अपने आप बताओ। एक तो इट डिपेंड्स अपॉन आर, जो कि रेडियस है। क्या लिखूंगा? रेडियस। अच्छा बताओ स्फीयर का शेप क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा रेडियस उतना बड़ा स्फीयर, उतना ज्यादा उसका शेप। समझ आया? इसलिए रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। या एप्सिलॉन नॉट बोल दो या एप्सिलॉन बोल दो। क्यों? अभी मीडियम एयर है तो इसकी कैपेसिटी है 4 पाई ई नॉट आर। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। समझ आया? बोलो ये चीज समझ आई? तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी इतनी थी। अब आप लोग बोलोगे सर दिक्कत कहां आ गई, आपने इसको चेंज क्यों किया? तो उस चीज को समझ लेते हैं। उस चीज के लिए समझने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा बेटा। उसको काम क्या करना पड़ेगा? हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिससे हम देखना चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी थी और क्या थी। कैसे देखेंगे? चलो हमारे पास कैपेसिटी क्या निकल के आ गई, C इक्वल्स टू 4 पाई ई नॉट इंटू आर। बहुत बढ़िया, ये चीज निकल के आई। लिख के रख लो इसको, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, हम इसकी कैपेसिटी बताते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, फॉर, हम बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, फॉर R इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अगर मैं 1 मीटर का स्फेयर ले लूं, क्या ले लूं? एक स्फेयर ले लूं जिसपे मैं चार्ज, स्फेयर पे चार्ज लगा दूं, चार्ज फैला दूं, कितना भी फैला दूं, कोई मतलब निकलेगा? देखो नहीं निकलेगा। देखो जरा, चार्ज है क्या हमारी कैपेसिटी में? चार्ज की इक्वेशन में कुछ है क्या? नहीं है। तो चार्ज कुछ भी क्यों फैला दो, तो इसका वोल्टेज कुछ ना कुछ हो गया होगा। क्या करना, क्या हो गया होगा, लगा दो। समझ में आया? फॉर आर इक्वल्स टू 1 मीटर, इसकी कैपेसिटी क्या होगी जरा निकाल के देखते हैं। चलो C इज इक्वल्स टू 4 पाई ई नॉट इंटू आर। चलो ये चीज समझ आई? बहुत बढ़िया। चलो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी होगी। थोड़ा निकाल के देखेंगे इसकी वैल्यू, फोन से निकाल के देखेंगे अपन, ठीक है, जल्दी से देखेंगे। तो C इक्वल्स टू 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.86 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। और रेडियस तो हमारा 1 ही है, रेडियस तो हमारा 1 ही है। बोलो समझ आई ये चीज? बहुत बढ़िया, समझ आ गई। तो देख के जरा बताएंगे बच्चे की इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है। चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके सामने। 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे, वेट कीजिए। इतना तो आपका वेट बनता है जब इतना वेट किए। बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो इसको करके देखते हैं कितना आ रहा है। मैं करके बताता हूं आपको। 4 पाई ई नॉट की वैल्यू 8.86 10 की पावर इंटू 1। चलो तो क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3.14 इंटू 8.86। So that is something 111.28 इंटू 10 की पावर -12। ये क्या हो गया, फेराड F। बहुत बढ़िया। अच्छा इसका 2 पॉइंट अगर मैं और नीचे डिवाइड मार दूं तो कितना आ जाएगा, ये है 12 है बेटा, 12। तो C इक्वल्स टू 1.11 इंटू 10 की पावर -10 फेराड। ये कैपेसिटेंस निकल के आ रहा है इसका, किसका, स्फेरिकल का। तो इससे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको एक चीज तो जरूर दिख रही होगी बेटा। अब एक चीज वो क्या दिख रही है, ये दिख रही है सर कि अगर 1 मीटर का मेरा स्फेयर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है 1.1 इंटू 10 की पावर -10 फेराड। मतलब कितना कम होगा, ये सोचो कितना कम है। मतलब ये वाला कैपेसिटर क्या बोलेगा कि अगर तुम मुझ पे इतना चार्ज देते हो तो मेरा 1 वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो क्या नाइंसाफी नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है आपके साथ? बताओ कितना बेकार कैपेसिटर है भाई, इतना 1 वोल्टेज बढ़ा लेगा इतने से के लिए। समझ आया? चलो
छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अपन दूसरी बात करते हैं, अपन उल्टा चल देते हैं, देखते हैं कि चलो हमें इतने कैपेसिटर का क्या करेंगे भाई, अगर हमारा पॉइंट ऑफ समथिंग 10⁻⁻10 कैपेसिटर आ रहा है, बनाओ ही मत इससे अच्छा, लेकिन हमें तो बनाना है। तो हम सोचते हैं, मान लो हमें कैपेसिटर चाहिए कितना, 1 फेराड का, मान लो चलो 1 फेराड का हमें कैपेसिटर बनाना है, ठीक है। देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर से बनाएंगे, अगर 1 फेराड का चाहिए तो कितने रेडियस का मुझे कंडक्टर चाहिए होगा, राइट। मैं पता कर लेता हूं, तो कैसे निकालेंगे, C = 4 πE0 R, ठीक है। तो R की वैल्यू कैसे आएगी, C/4 πE0, ये तो आ जाएगा डायरेक्ट 1 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 πE0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, यही होती है। बहुत बढ़िया, 9 × 10⁻9, अरे बाप रे, इंटू 9 × 10⁻9, इसका मतलब कितना आ रहा है, 9 × 10⁻9 मीटर। बाप रे, इतना ज्यादा रेडियस चाहिए रहेगा हमें, इतना बड़ा स्फीयर चाहिए रहेगा। सच बोलूं ना, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। आप सोचो ना, इतना बड़ा रेडियस बनाना, इतना बड़ा स्फीयर बनाना आपके लिए पॉसिबल है, ऑफ अ रेडियस ऑफ 10 × 10⁻9। इतने बड़े रेडियस का अगर आप स्फीयर बनाओगे तो आप तो कहीं दिखोगे ही नहीं, पॉसिबल नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है इतना बनाना। समझ में आया? इस वजह से इस स्फेरिकल कैपेसिटर को हमें ड्रॉप करना पड़ा। बोलो समझ आया? क्योंकि यार देखो, अपन जब काम करते हैं तो एक बेटर रिजल्ट के लिए करते हैं, राइट। बेटर रिजल्ट, कि जब कैपेसिटर बना ही रहे हैं तो अच्छा बनाओ। अब इसका क्या करूंगा, जब मैंने कम रेडियस का बनाया तो उसकी कैपेसिटी कम है, ज्यादा चार्ज ही होल्ड नहीं कर पा रहा है और वोल्टेज बढ़ जा रहा है उसका। इससे अच्छा मैं क्या करूं, और अगर मैं चाह रहा हूं ज्यादा कैपेसिटी वाला बनाऊं तो मेरे को इतना बड़ा रेडियस चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा, है ना। तो पागलपन नहीं करने के लिए इसी वजह से इस स्फेरिकल कैपेसिटर को हमने डाउन कर दिया, हमने इसका यूज नहीं किया। फिर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया था और उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे लेक्चर में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उसके बारे में लेक्चर में। आज हम एक चीज यहीं पर इस लेक्चर को डाउन करता हूं मैं आज, कि अपन ने इतना सारी चीजें देख ली है ना, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं किसी कैपेसिटर में, ठीक है। वो चीज आपको स्फेरिकल कैपेसिटर से ही बताऊंगा, राइट। एंड उसके बाद और क्या बताने वाला हूं, फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जाएंगे, देन वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात करेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं किसी कैपेसिटर पे। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। तो आज के लिए आप रिवाइज क्या करके रखेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए सबके सब, कि भाई सबको पता है कैपेसिटर क्या होता है, नहीं पता तो देख लेना, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, फीलिंग दी। फिर कैपेसिटर क्या, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखे, जब भी आपको जरूरत हो छोड़ दे आपके ऊपर। फिर दूसरा, कैपेसिटेंस क्या होता है, कि भाई अब कैपेसिटर है तो हर किसी की अलग अलग एबिलिटी होगी चार्ज स्टोर करने की, वो चीज हमने पता करी। Q/V से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है जो कि शेप और मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और कैसे करती है वो भी हमने बता दिया। कहाँ गया, ये रहा। जैसे अगर स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करा तो वो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा था और हमारे एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा था। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। और स्फेरिकल यूज क्यों नहीं करना, इसलिए नहीं करना सर कि उसका बहुत कम चार्ज वो देता है, बहुत कम चार्ज स्टोर करता है और वोल्टेज बढ़ा लेता है, एक वोल्टेज। अरे इसका मतलब क्या है फेराड का, इसका मतलब क्या है, Q/V तो मतलब 1, Q/V मतलब एक वोल्टेज बढ़ा लेता है इतना चार्ज स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या सोचा, चलो ज्यादा कैपेसिटी कब देगा, तो हमने देखा एक कैपेसिटर ही तो, एक फेराड ही तो बढ़ा रहा हूं मैं, उसके लिए मुझे इतना बड़ा रेडियस चाहिए रहेगा, बाप रे बाप, पागल हो जाऊंगा। तो इसको तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम पैरेलल पे शिफ्ट किए थे। और पैरेलल की बात अगली क्लास में करेंगे और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर भी हम अगली क्लास करेंगे। आज आपके लिए इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको कैपेसिटर से प्यार हो गया होगा एंड अगले लेक्चर में डबल प्यार हो जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको इस लेक्चर में थोड़ी सी परेशानी आई हो या कहीं भी कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वहां मैं आपके सारे बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं। एंड अगर लेक्चर भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में लेक्चर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।